हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसका लास्ट स्टेज है। एंड इस फोर्थ स्टेज है ये, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ओके। सो इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले तो ये सबसे पहली चीज की, ये तो फाइनल स्टेज है पियाजे की डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की। और इस स्टेज से एडोलेसेंस की जो अवस्था होती है वो शुरू हो जाती है। ओके। सो इस स्टेज में एडवांस थिंकिंग डेवलप हो जाता है बच्चों के अंदर, और वो कॉन्क्रीट के अलावा भी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनमें डेवलप हो जाता है। वो कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तक का प्रोसेस है ये। ओके। सो अब हम इसका नेचर पढ़ते हैं, इसकी जो कि क्या-क्या चीज़ें इसमें डेवलप होती हैं, कौन-कौन सी थिंकिंग इसमें डेवलप होती है बच्चों की। तो हम इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब होता है ऐसी थिंकिंग जो चीज़ें हमारे सामने नहीं है, हमारे सामने मौजूद नहीं है, हम उस चीज़ के बारे में भी सोच सकते हैं। तो ये जो स्टेज होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, वो 11 प्लस या फिर 11 से 15 साल तक के बच्चों में डेवलप होता है। उसके बाद वाले बच्चों पे पियाजे ने रिसर्च नहीं किया, 11 से 15 तक का ही रिसर्च किया था। लेकिन ये माना जाता है कि जितने भी लोग 11 साल से एबव के होते हैं, उन सब लोगों में ये थिंकिंग डेवलप होती है ऑलरेडी। ओके। सो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है, लॉजिकली सोचने लगता है बच्चा, सिस्टमैटिक थिंकिंग हो जाती है, साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप हो जाती है, और बच्चे इस स्टेज में फ्यूचर ओरिएंटेड भी हो जाते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचने लगते हैं। देन आता है अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होता है? जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब है ऐसी चीज़ें जो हमारे सामने नहीं है, उनके बारे में भी हम डिटेल में सोच पा रहे हैं, तो उसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहा जाता है। जैसे हम अपना फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, अच्छा हमें क्या बनना है, हमें कैसे बनना है, क्या प्रोसेस रहेगा, हम लाइफ में क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो इस स्टेज के बच्चे अब फ्यूचर ओरिएंटेड हो जाते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं। और जो चीज़ें जो भी और जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज था, उसमें बच्चों के सामने जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, सिर्फ़ उसके बारे में सोचते थे। जो चीज़ें हैं, बस उसके बारे में ही सोचते थे। लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती थी उस स्टेज में। पर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे लॉजिकल थिंकिंग करने लगते हैं और अपने फ्यूचर ओरिएंटेड हो जाते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनमें डेवलप हो जाता है। ओके। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेटिकल जो ये वर्ड है वो हाइपोथेसिस से आया है, जो ये रिसर्च का वर्ड है। इसका मतलब होता है टेंटेटिव सोल्यूशन। जब हम किसी भी प्रॉब्लम का एक टेंटेटिव सोल्यूशन बनाते हैं, हम सोचते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, कि मान लीजिए आपको मार्केट ही जाना हो और बारिश हो रही हो, तो आप कोई सोल्यूशन निकालेंगे ना कि कैसे जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो कोई भी टेंटेटिव सोल्यूशन निकालना, उसे बोला जाता है हाइपोथेसिस। जब हम किसी प्रॉब्लम का टेंटेटिव सोल्यूशन निकालते हैं। देन आता है जो ये वर्ड है डिडक्टिव रीजनिंग। तो डिडक्टिव रीजनिंग जो ये वर्ड है, एक दो तरह की रीजनिंग होती है। एक होता है डिडक्टिव। ओके। इंडक्टिव का मतलब होता है कि कोई स्पेसिफिक सी चीज है, उससे आप जनरल की तरफ जा रहे हैं, जनरल सी बात पे जा रहे हैं, इसे बोला जाता है इंडक्टिव। और जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है, उसका मतलब होता है कि कोई जनरल सी चीज है, उससे आप स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं, तो उसे बोला जाता है डिडक्टिव रीजनिंग। ओके स्टूडेंट्स, हम इसे वेट सो ओके। हम ये समझते हैं कि डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग में अंतर क्या होता है। तो जो इंडक्टिव रीजनिंग है, उसका मतलब, उसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। कि मान लीजिए ये कहा जाता है कि अ, सबसे पहले हम डिडक्टिव रीजनिंग समझते हैं। ओके। डिडक्टिव रीजनिंग जो होता है, इसका मतलब होता है कोई जनरल सी चीज, कोई जनरल सी बात कही गई है। मान लीजिए कहा जा रहा है आपने सुना होगा कि ऑल मैन आर मॉर्टल। ओके। यहाँ पे मैन से रिलेटेड, मैन वीमेन जेंडर से नहीं है, यहाँ पे मैन से रिलेटेड है, ह्यूमन से है। कि ऑल मैन आर मॉर्टल मतलब सारे जितने भी लोग हैं वो मॉर्टल हैं, सब नश्वर हैं। तो फिर कहा जाता है कि राम इज अ मैन, राम इज मॉर्टल। तो ये एक जनरल सी बात जो कही गई, जिसका ऑलरेडी कंक्लूजन निकाला जा चुका है, उससे एक स्पेसिफिक चीज तक लाए कि राम इज अ मैन, इसलिए राम भी मॉर्टल है।
ओके, तो इसे बोला जाता है डिडक्टिव रीजनिंग। लेकिन इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है कि इंडक्टिव रीजनिंग का हम एग्जांपल ले सकते हैं कि कहा जाता है कि राम डेली स्टडी करता है, श्याम भी डेली स्टडी करता है और गीता भी डेली स्टडी करती है। तो अगर जो डेली स्टडी करेगा तो वो अपने एग्जाम में पास हो जाएगा। तो ये एक स्पेसिफिक चीज से हम एक जनरल सी चीज पे पहुंचे, इसे बोला जाता है इंडक्टिव रीजनिंग। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को हाइपोथेटिस जो होता है, हाइपोथेसिस उसका मतलब पता चला और डिडक्टिव और इंडक्टिव का मतलब पता चला। तो ये जो स्टेज होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इस स्टेज में बच्चा हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग करने लगता है। मतलब अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने लगेगा, जनरल से स्पेसिफिक, स्पेसिफिक से जनरल के बारे में वो सोचने लगता है। ओके, देन कंक्लूजन ड्रॉ करने लगता है। उसको पता रहता है कि अगर मैं पढ़ाई करूंगा तो मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा। ओके, सो नाउ हम पढ़ते हैं प्रोपोजिशनल थिंकिंग। तो प्रोपोजिशनल थिंकिंग डेवलप हो जाती है इस स्टेज में, जिसमें बच्चा अनरियलिस्टिक चीजें जो हैं या फिर ऐसी चीजें जो उसके सामने मौजूद नहीं है, रियल वर्ल्ड में उसके सामने प्रेजेंट नहीं है, उनके बारे में भी सोचना शुरू कर देता है। मतलब कि एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हम उसे कहते हैं कि ए जो है वो बी से बड़ा है, बी से बड़ा है और बी जो है वो सी से बड़ा है, तो इसके बारे में भी वो सोचने लगेगा। अब ए बी सी को तो उसने रियल में तो नहीं देखा है, लेकिन अपने माइंड में इस चीज को बनाने लगेगा कि अच्छा इस तरह से फिर इसकी ड्राइंग बनेगी कि ए बी से बड़ा है, बी जो है सी से बड़ा है। तो इस तरह की चीजें, अनरियलिस्टिक चीजें जो भी हों, जो चीजें प्रेजेंट नहीं होती हैं रियल में, जो कॉन्क्रीट नहीं है, उनके बारे में भी वो सोचना शुरू कर देता है। ओके, सो नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो कोई भी प्रॉब्लम उसके सामने अगर प्रेजेंट होती है तो वो उसको उसका सॉल्यूशन निकालने में फोकस करता है। ये जो स्टेज होती है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, इसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेज भी कहा जाता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करता है कि कैसे किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाए। ओके, देन आता है मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन जो ये वर्ड है, इसका मतलब होता है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। तो ये थिंकिंग किसके बारे में होती है? खुद से रिलेटेड थिंकिंग होती है, जब हम अपने ही थिंकिंग पे बार बार विचार करते हैं। ये वंस थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, जो ये हमारे खुद से रिलेटेड थिंकिंग होती है, हम अपने कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन भी इसे कहा जाता है। सो हम अपना ही सेल्फ रिफ्लेक्शन करने लगते हैं, हम अपने बारे में ही सोचने लगते हैं। तो मैंने जो ये कोई भी हम डिसीजन लेते हैं उसके बारे में सोचने लगते हैं, क्या मैंने ये सही किया, ये गलत किया। तो खुद के बारे में ही सोचना, खुद की डिसीजन के बारे में सोचना, इसे मेटाकॉग्निशन कहा जाता है। ओके, मतलब आप आई होप आप लोगों को मेटाकॉग्निशन समझ आया हो कि मेटाकॉग्निशन का मतलब है कि खुद की ली हुई फैसला, खुद की थिंकिंग जो है उसके बारे में ही बार बार सोचना। ओके, और ये खुद से रिलेटेड होता है मेटाकॉग्निशन। कभी भी आपसे आएगा कि हम अदर की थिंकिंग से रिलेटेड है, किसी और की थिंकिंग से रिलेटेड है, हमारी खुद की थिंकिंग से रिलेटेड है। तो मेटाकॉग्निशन सिर्फ हमारी थिंकिंग से रिलेटेड होता है। ओके, नाउ एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म। तो जो ये ईगोसेंट्रिज्म वर्ड है, ऑलरेडी हम प्री ऑपरेशनल स्टेज में पढ़ चुके हैं कि बच्चा कैसे ईगोसेंट्रिक होता है उस स्टेज में। और बच्चा जो ईगोसेंट्रिक प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, वो सिर्फ ये सोचता है कि जो उसका पर्सपेक्टिव है वो सबका पर्सपेक्टिव है। और वो उस टाइम पे ये सोच रहा होता है कि जो वो देख रहा है, जो वो चीजें देख रहा है, सब लोग वही चीजें देख रहे हैं। लेकिन इस स्टेज में, ये जो स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये एक एडोलेसेंस की अवस्था होती है जिसमें बच्चा ये सोचता है, वो उसके अंदर हीरो वर्शिप की भावना आ जाती है। मतलब उसे ये लगने लगता है कि जो भी चीजें वो कर रहा है, जो भी चीजें वो कर रहा है, सब लोग उसको ही, उसके मतलब जैसे इमेजिनरी ऑडियंस लिखा है, तो उसको लगता है सब उसी को देख रहे हैं। सब जो भी चीजें वो कर रहा है, जो कपड़े पहन रहा है, कहीं भी वो जा रहा है, तो वो अपने आप को सेंटर ऑफ द वर्ल्ड समझने लगता है कि हर बात उसके बारे में हो रही है, हर चीज़ें उससे रिलेटेड है और सब लोग सिर्फ़ उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और वो ये समझने लगता है कि जैसे ये पर्सनल फाइबर लिखा है, इसका मतलब है कि बिलीविंग दैट यू आर यूनिक एंड नो वन अंडरस्टैंड यू। इसका मतलब ये है कि वो बच्चा ये समझने लगेगा कि वो यूनिक है, उसके जैसा कोई भी नहीं है, वो अलग है। और उसकी जो प्रॉब्लम है वो यूनिक है, उसकी लाइफ में कोई स्टोरी चल रही है, कोई भी चीजें हैं, वो यूनिक है, उसकी लाइफ की
प्रॉब्लम्स, उसके लाइफ के अचीवमेंट्स, उसका प्यार, उसका इमोशन, उसका सब कुछ उसे ये लगने लगता है कि मेरी लाइफ की जितनी भी चीज़ें सब यूनिक है, बाकी ये सब चीज़ें किसी के साथ नहीं हुआ है, सिर्फ़ उसके साथ हो रहा है और उसे कोई समझ नहीं रहा है। और बच्चे को ये लगने लगता है, जैसे आप देखेंगे कि जो भी एडोलेसेंस होते हैं, उनको आप अगर नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका जो जब वो एडोलेसेंस की अवस्था में जाते हैं, तो उनका जो सबसे पहले ड्रेसिंग सेंस चेंज होता है, उनका बात करने का तरीका चेंज होता है और वो अपने आप को लेके बहुत ही इनसिक्योर टाइप बिहेव करते हैं। उनको लगता है कि वो कहीं जा रहे हैं तो लोग उनके बारे में बातें कर रहे हैं, उनका हेयर स्टाइल, उनका मेकअप, हर चीज़ चेंज होता है। उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। लेकिन उनके बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं। उनको ऐसा फ़ील होता है कि हर चीज़ उनसे ही रिलेटेड है। ओके, सो एडोलेसेंस ये इगोसेंट्रिज्म होता है, लेकिन वो खुद से रिलेटेड होता है इस चीज़ में। ओके? सो नाउ अब हम इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पढ़ते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें बच्चों को फोकस बच्चों एक टीचर को बच्चे को इंकरेज करना चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए। कोई भी प्रॉब्लम उनके सामने हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन पेश नहीं करना चाहिए, प्रॉब्लम देना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम पोज़ करो और फिर उन्हें बोलो कि आप इसको सॉल्व करिए, कि आप बताइए कि इसके सॉल्यूशन क्या-क्या हो सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमें पढ़ाना चाहिए बच्चों को, हमें डिबेट में उन्हें पार्टिसिपेट डिस्कशन करने पे फ़ोकस करना चाहिए। हमें बोलना चाहिए कि आप पार्टिसिपेट करिए, कोऑपरेटिव लर्निंग पे फ़ोकस करना चाहिए बेसिकली। हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क उनको देना चाहिए कि जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क और पॉलो फेरी के बारे में मैं आगे आपको पढ़ाऊँगी। उन्होंने भी बोला है कि प्रॉब्लम पोजिंग क्वेश्चन 2 की बात करी है उन्होंने कि बच्चों को प्रॉब्लम आप दीजिए और सॉल्यूशन वो खुद निकाल के लाएँगे, ओके? और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो चीज़ें उनके सामने मौजूद नहीं है, वो चीज़ें भी बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ओके, सो नाउ कि इसमें एक टीचर का क्या रोल है? तो एक टीचर को फैसिलिटेटर की तरह बिहेव करना चाहिए और स्टूडेंट सेंटर टीचिंग का यूज़ करना चाहिए। टीचर सेंटर टीचिंग का यूज़ नहीं करना चाहिए। टीचर सेंटर टीचिंग नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट सेंटर टीचर को एक फैसिलिटेटर की तरह यूज़ करना चाहिए। हमें फैसिलिटेट करना चाहिए उन्हें कि हम आपके लिए ऑलवेज़ यहाँ पे प्रेज़ेंट हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछो और और उनको हमेशा एनकरेज करना चाहिए कि वो अ, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछें और उनके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए और उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना चाहिए। स्टूडेंट्स 2 तरह के क्वेश्चन्स होते हैं, एक होता है क्लोज़ एंडेड, एक होता है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका मतलब होता है कि जिसका आंसर येस नो में नहीं होता, पूरा डिटेल में आपको आंसर देना होता है, इसे ओपन एंडेड क्वेश्चन बोला जाता है। और जो क्लोज़ एंडेड क्वेश्चन होते हैं, उसका मतलब होता है जिसका आंसर हम येस और नो में दे देते हैं, टिक कर देते हैं। येस अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा कि तो उसमें येस और नो में ही आंसर देंगे, तो उसे बोला जाएगा जैसे कि हमने पूछा कि आपको फुटबॉल खेलना पसंद है? तो वो बोल देगा हाँ या ना। तो ये क्वेश्चन क्या हुआ ये इस क्वेश्चन को क्लोज़ एंडेड क्वेश्चन बोला जाता है। लेकिन अगर हम उनसे पूछते हैं कि आपको फुटबॉल खेलना क्यों पसंद है? तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें उनसे ज़्यादा पूछना चाहिए। ओके, सो इस स्टेज के बारे में इन द लास्ट आई जस्ट वांट टू से कि ये हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग होता है। इसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग करने लगता है। बच्चे बच्चों का थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग इस एज में डेवलप होता है। ओके, सो आज के लिए इतना ही और अब हमने पियाजे के चारों स्टेजेस को बहुत ही डिटेल में कवर किया है। अगर आपने पहले के 3 स्टेजेस नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाइए और जाके देखिए, आपको तीनों वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगी। और स्टूडेंट्स अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच एंड आगे हम मिलेंगे पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।